नमस्कार दोस्तों, दिल ना उम्मीद तो नहीं है ना काम ही तो है, माना लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। बात कर रही हूँ एपिलेप्सी के संदर्भ में। एपिलेप्सी हमारे ब्रेन में कई बार कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, हमारी बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट शुरू हो जाती है। बार बार अगर ऐसा होता है तो इसे एपिलेप्सी कहा जाता है। एपिलेप्सी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कारण क्या होते हैं, मैनेजमेंट इसकी कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अंकुश शर्मा जी से, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर अंकुश, पर्पल डे मनाया गया कल, जिसका मकसद था कि लोगों में जागरूकता आए कि एपिलेप्सी क्या होती है, कैसे इसे मैनेज करना है। इसी संदर्भ में हम एज ए अवेयरनेस आपसे समझना चाहते हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है और किन कारणों से एपिलेप्सी का दौर आता है। हाँ मैम, एपिलेप्सी को समझने के लिए पहले हमें सबसे ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा दिमाग है क्या चीज़। दिमाग जो हमारा है बेसिकली ये सिर्फ तारों का एक गुच्छा किस्म का वो कॉन्फ़िगरेशन है। जब इन तारों में कभी इलेक्ट्रिकल फायरिंग होती है एबनॉर्मल, मतलब कि वो मिस फायर कर जाते हैं, तो उससे सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको बाद में हम बताएंगे किस तरह से होते हैं। जब ये दौरे अकारण पड़ने शुरू हो जाए और 2 से ज़्यादा दौरे हो जाए 24 घंटे के बीच में, उसको हम एपिलेप्सी का संज्ञान दे देते हैं। उसको फिर हम एपिलेप्सी बोल देते हैं। सर, आपके कहने के अनुसार कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर बार बार जब हमें दौरे आना शुरू हो जाते हैं तो उसे एपिलेप्सी करार दिया जाता है। बिल्कुल सर, एपिलेप्सी के अगर हम प्रोमिनेंट लक्षणों की अगर बात करें, ऐसे कौन से हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि व्यक्ति को एपिलेप्सी का दौरा है? ऐसा क्या है कि ब्रेन के जिस हिस्से में भी ये फोकस होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिकल फायर होगी उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा ब्रेन हर चीज़ काम करता है, हम सूंघते हैं, सुनते हैं, हमारे हाथ बाजू चलते हैं, ये सारे अगर उस हिस्से का अगर फायरिंग होगी, समझो हाथ पाँव जहाँ से चलता है वहाँ फायरिंग होनी शुरू होगी, तो वो वाला उस साइड का हाथ झटके मारने शुरू कर देता है। लेकिन जो अमूमन तौर पे हम जम्मू में या लोकली जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, आंखें ऊपर मुड़ जाती हैं, दोनों हाथ पैर मुड़ जाते हैं या ज़ोर से झटका मारने शुरू हो जाते हैं। इसमें पेशेंट बेहोश रहता है, बीच में कपड़ों में पेशाब हो जाता है या स्टूल पास हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं उनके ये झटके लगना, और उसके बाद पेशेंट होश में आ जाते हैं। फिर लेकिन उसको याद नहीं रहता कि ये क्या चीज़ हुई है। ये अमूमन तौर पे जो हमारी धारणा है कि इस तरह के दौरे होते हैं, जो लक्षण जो है हाँ, ये कॉमनली हमारे यहाँ पर सबको पता है कि इनको मिर्गी या मिर्गी का दौरा बोला जाता है। कुछ और हैं जो मिर्गी ही होती है लेकिन हमें ज़्यादातर पता नहीं रहता है। जैसे एकदम से बच्चा बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाए और थोड़ी देर में फिर वो ठीक हो जाए, उसको एब्सेंस एपिलेप्सी बोला जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए वो एब्सेंट हो गया अपनी जगह से। या फिर आपको कोई चींटी चलना थोड़ी थोड़ी लगता है कि चींटी के ऊपर चल रही है, या कुछ पैरासीजिया जैसे सिम्टम ऊपर स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाए, उसको सेंसरी सीजर्स बोलते हैं। या फिर कभी एक जगह पे ठंडा गर्म पसीना आना, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाए, उसको भी दौरे बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन के जिस हिस्से में ये फायरिंग होगी उस हिस्से का जो काम होगा वो ख़राब हो जाएगा, वो आपके शरीर में दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। सर, दौरा आपने कहा कई प्रकार का होता है, किसी भी तरह का दौरा हो, इम्पॉर्टेंट होता है उसको इवेल्युएट करवाना, डायग्नोस जब बनता है। सर, लक्षणों को नोटिस करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जो हिस्ट्री व्यक्ति बताता है उसी के आधार पर ट्रीटमेंट शुरू होता है। पहला तो ये है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, ये हमारे बच्चे के साथ या हमारे पेशेंट के साथ कुछ अजीब हो रहा है, तो खुद तो हम इवेल्युएट कर नहीं सकते। अब ये सारी जो भी कहानी जो भी हुआ है पेशेंट के साथ, ये हमें किसी एक डॉक्टर के पास जाके ही पता चल सकता है कि दौरा है कि नहीं है। डॉक्टर आपकी कहानी सुनेगा, उसको अगर लगता है कि ये मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं तो फिर वो उसकी इवैल्यूएशन करेगा, उसके लिए टेस्टिंग की जाएगी, और फिर अगर उसे टेस्टिंग से और हिस्ट्री से दोनों कोलैबोरेटिव फाइंडिंग लगता है कि दोनों मैच कर रही है, हमें लगता है कि दौरा ही है, तो उसकी फिर वो दवाई दे देगा, या फिर साथ में प्रिकॉशंस बताएगा कि हमें क्या करना है, हमें लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करनी है, वो सब कुछ फिर वो जानकारी आपका क्वालिफाइड डॉक्टर देगा। सर, जैसे आपने कहा कि दौरे ऐसे भी होते हैं जो, जैसे आपने कहा कोई बच्चा स्टिल हो जाता है या फिर कहीं कोई सेंसरी जो है वो पार्ट दिखाई देता है, तो सर क्या ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो क्या सबका ट्रीटमेंट एक जैसा रहता है? सबका ट्रीटमेंट एक जैसा तो नहीं है। दोनों को ब्रॉडली हमारी भाषा में 2 तरह में क्वालिफाई किया गया है। एक को जिसमें कि पूरे ही ब्रेन के जो सेल्स हैं एकदम से एबनॉर्मल फायरिंग करने शुरू कर दे, उसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं, कि जानी ब्रेन के 2 हिस्से हैं, राइट लेफ्ट, दोनों ही एबनॉर्मल फायरिंग कर रहे हैं। एक में जिसमें कोई एक लोकलाइज्ड हिस्सा फायरिंग कर रहा है, उसको हम फोकल सीजर्स बोलते हैं। दवाइयाँ तो एंटी सीजर मेडिकेशन ही होती हैं या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जिनको बोला जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। कुछ फोकल सीजर्स में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं
कुछ जनरलाइज सीजर में अच्छे से काम करती हैं। तो अगर हमें क्लिनिकल हिस्ट्री से, हमारे एग्जामिनेशन से और हमारे टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि ये फोकल हैं या जनरलाइज्ड हैं, उसके हिसाब से हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो भी इसके लिए रिकमेंडेड है दुनिया में, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे दौरे बंद होने के बड़े सारे चांसेस होते हैं। जैसे आपने पूछा कि सारे ठीक हो जाते हैं, नहीं, सारे तो नहीं ठीक होते। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री लोगे, प्रॉपरली मेडिसिन दोगे और पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन खा रहा है और डोज उसकी ठीक है बिल्कुल, तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद नियरली 70% केसेस में सीजर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। 30% जो बचते हैं उनमें फिर एडिड ड्रग्स दिए जाते हैं, मल्टीपल ड्रग्स ट्राई किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ट्राई किया जाता है। उसमें भी फिर इसका 30% का 50% हो सकता है कि ठीक हो जाए अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज करोगे तो। जो बाकी के 15% बच जाते हैं उनको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, जहाँ ऐसी एपिलेप्सी जो दवाइयों से नहीं ठीक हो सकती। सर, आपने ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी की बात करी। सर, ड्यूरेशन जाहिर तौर पे है, लंबी चलती है इसकी, लंबे समय तक इलाज लेना पड़ता है, तो क्विट करना कितना खतरनाक हो जाता है? क्विट तो नहीं करना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर ये ना बोले कि अब ये टाइम आ चुका है कि आपकी दवाइयाँ बंद की जाएंगी। उस वक्त भी दवाइयाँ जो बंद की जाती हैं एकदम से नहीं बंद की जाती कि जैसे आज आपने दवाई खाई तो कल से दवाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें आप 3 to 6 मंथ्स के ऊपर स्लोली टेपर ऑफ किए जाते हैं ड्रग्स। अब ये टेपरिंग ऑफ की कब जाती है? खुद तो नहीं करनी चाहिए, मेरे सुनने के बाद भी घर पे खुद नहीं करनी चाहिए अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से, लेकिन अमूमन तौर पे हम बोलते हैं कि 2 से 7 साल तक अगर आपके दौरे नहीं पड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है 2 से 7 साल इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2 से 7 साल ऐसे जब आपके दौरे बिल्कुल बंद हैं, आपको एक भी दौरा नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल आज आपने दवाई स्टार्ट की और आपको जुलाई से दौरे बंद हो जाते हैं, तो जुलाई 2026, जुलाई 2027, जुलाई 2028, 3 साल हो गए, अगर बिल्कुल दौरे नहीं पड़े तो फिर एक बार कोशिश की जा सकती है दवाइयाँ बंद करने की। सीजर फ्री इंटरवल एटलीस्ट फॉर 2 to 7 years बिफोर वी स्टार्ट टेपरिंग ऑफ द ड्रग्स, लेकिन अपने डॉक्टर की निगरानी में, ऐसे नहीं। कहीं ना कहीं डॉक्टर के फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। सर, फिट्स की अगर बात की, दौरों की अगर बात की, तो देखने में थोड़ा भयानक हो सकते हैं लेकिन दूसरों को हार्म नहीं करते हैं। उस समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो मरीज़ है उसकी हेल्प की जाए। सर, डू एंड डोंट्स क्या हैं उस समय अगर किसी को हमारे सामने दौरा आता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जनरल पब्लिक को नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं वो बोलूँगा जो हमारे लोग करते हैं और नहीं करना चाहिए। पहला, जूता सुंघाना, मुंह के बीच में कहते हैं हम दंदल तोड़ दी हमने, मतलब दांत बंद हो गए थे उसको हमने तोड़ दिया, चम्मच डाल के, उंगली डाल के, बिल्कुल ना करें। नॉर्मली जो सीजर्स होते हैं वो 5 मिनट के अंदर अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ 2-3 काम करने हैं। एक तो पेशेंट को उल्टा लिटा देना है, साइड पे या उल्टा। रीज़न कि जब दौरे पड़ते हैं तो उल्टी होने का बड़ा अंदेशा होता है। उस वक्त अगर आपको उल्टी आएगी, वॉमिटिंग होगा, तो वो आपकी छाती में जाने का डर होता है, चोकिंग होने का डर होता है, पेशेंट की जान जाने का डर रहता है। तो साइड पे लिटाएं, टेढ़ा लिटाएं कि अगर उल्टी आती है तो बाहर आए। ये इसका रीज़न है कि हम उल्टा क्यों लिटाएं के लिए बोलते हैं। सेकंड, अगर आपके कपड़े टाइट हैं ऊपर से तो उसके बटन खोल दें। आगे पीछे अगर कोई भी धारदार चीज़ पड़ी है, चाकू पड़ा है, छुरी पड़ी है, कुछ भी पड़ा हुआ है जिससे पेशेंट सेल्फ हार्म कर सकता है, क्योंकि पेशेंट हिलता है कोई चीज़ पकड़ के खुद को लग सकती है, तो उसको आप साइड कर दीजिए। टाइम करिए दौरों को, क्योंकि हमने बोला 5 मिनट। 5 मिनट से अगर ऊपर दौरे पड़ते हैं तो आपको रश इन करना है हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका मतलब है अब ये सीजर जो है अपने आप ख़त्म होने वाला नहीं है और पेशेंट की जान जा सकती है। ये तो है डूज एंड डोंट्स। जिन लोगों को दौरे चल रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, ये डूज एंड डोंट्स ज़रूर करें। साथ में आजकल एक मेडिसिन आती है जो ज़्यादातर हम हॉस्पिटल में देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वो आजकल नेज़ल स्प्रे में भी आता है। आप वो अपने पास रखिए, अपने डॉक्टर्स को से पूछिए किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कितनी डोज में इस्तेमाल करना है। तो आपके घर में बाई चांस दवाई खाते हुए या कभी मिस होगी उस वक्त अगर सीजर होता है, दौरा पड़ता है, तो आप ज़रूर उसको इस्तेमाल करिए, वो लाइफ सेविंग ड्रग है। बहुत अच्छी मेडिसिन जो हैं वो आ चुकी हैं जी, एडवांस मेडिसिन हैं। सर, नेचुरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते होंगे ये मेडिसिन, जिन लोगों को दौरा आता है उन्होंने पास रखी होगी। सर, स्टिग्मा देखा जाता है इस बीमारी के साथ, क्या चुनौतियाँ क्या हैं पेशेंट्स को, फैमिली को, और जिन फैमिली में ऐसा मरीज़ है उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अनफॉर्चुनेट है कि अभी इतना एडवांस होने के बाद भी, 21वीं सदी भी आने के बाद भी, और हर घर में सब लोग आजकल आप देखोगे शिक्षित ही हैं, कोई भी नहीं है जो कोई अनपढ़ा है। अनफॉर्चुनेटली कोई रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज सारे लोग पढ़े लिखे हैं।
स्टिल स्टिग्मा बहुत अटैच है, क्योंकि अभी भी लोगों को भ्रांति है कि ये दौरे जो हैं ये कोई ऊपरी चक्कर, मतलब किसी ने कुछ किया है, कुछ खिला दिया है, वो है। सबसे पहले तो ये ऊपरा कुछ नहीं है, ये एक बीमारी है। जैसे किसी को वायरल फीवर लग जाएगा, किसी को निमोनिया हो जाएगा, उसी तरह से एक डिफरेंट किस्म की बीमारी है जिसमें ब्रेन की फायरिंग होती है। तो स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। एक तो ये बीमारी है इसलिए स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि मेरे को दौरे पड़ रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने बैठ के तो आपको दौरा हो जाएगा। कंटेजियस नहीं ये है, कंटेजियस नहीं है। ये बीमारी एक दूसरे को नहीं लगती, ये फैमिलीज में भी रन नहीं करती जी। ऐसा नहीं है कि मुझे है तो मेरे बच्चों को ज़रूर होगी, ओके। ठीक। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन होगी, लोग जानेंगे। जैसे आज आपने हमें बुलाया है, लोग जानेंगे, कुछ लोग और समझेंगे, वो अपने आगे पीछे को लोगों को समझाएंगे कि इस तरह से कहीं ना नहीं कहीं कोई ऐसी समस्या होती है तो झाड़ फूक की जगह वो इलाज करवाएं, ये क्यूरेबल है, मैनेजेबल है। 100%। 100%। सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि डरे नहीं एपिलेप्सी से, लेकिन लापरवाह भी ना हो जाए, समय पर सही डोज सही ड्रग लेकर इसे निजात पाई जा सकती है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।